हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। मेरा नाम नीतू है और मैं आपको पढ़ा रही थी 10th क्लास की एसएसटी, जिसकी बुक का नाम है समकालीन भारत, और जिसमें मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। अभी तक हम इसमें पढ़ चुके हैं संसाधन एवं विकास के बारे में, जिसमें हमने ये सब पढ़ लिया है। इसके बारे में, इसके संसाधन के प्रकार पढ़ लिया, संसाधनों का विकास पढ़ लिया, सतत पोषणीय विकास पढ़ लिया, और ये एजेंडा पढ़ लिया हमने, रियो डी जेनेरो वाला। संसाधन नियोजन भी पढ़ लिया है हमने अभी, और क्रियाकलाप भी हमने कर लिया था। और अब आते हैं हम यहाँ पर किस पर, भू संसाधन पर। आज हम पढ़ेंगे क्या, भू संसाधन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे इसी से। तो क्या बोल रहा है कि हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, मतलब इसी पर सारे काम करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन। भूमि क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, जिसमें क्या क्या है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, और क्या है, आर्थिक क्रियाएं तथा परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। किस पर आधारित है ये सब चीज़ें, भूमि पर। मतलब क्या क्या, जैसे कि ये हमारा प्राकृतिक वनस्पति है, इसमें वन्य जीवन है, मानव जीवन है, आर्थिक क्रियाएं हैं, परिवहन है, संचार हैं, ये सारी व्यवस्था किस पर है, भूमि पर ही है। ठीक है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है, लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स है ये। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इसका जो उपयोग है वो कैसे करना चाहिए, सावधानी से और योजना, मतलब प्लानिंग से करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है ये, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, जैसे कैसी, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं और द्वीप हैं। ठीक है, ये आकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, भू आकृतियाँ हैं जो पाई जाती हैं। क्या क्या, पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। लगभग क्या बोल रहा है आगे, कि लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। कितना, 43%। अगर ये पूछता नहीं क्वेश्चन, ये पूछ सकते हैं जैसे कि कितना भू क्षेत्र है मैदान हमारा, तो क्या बोलेंगे हम, 43%। इसको याद कर लेना भाई, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट में लगा लेना इसे। जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए क्या है, सुविधाजनक। किसके लिए, कृषि के लिए और उद्योग के लिए। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। क्या बोल रहा है ये, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% पर, कितने प्रतिशत पर, 30% पर विस्तृत है। ठीक है, ये भी याद रख लेना भाई। वे कुछ 12 मासी, 12 में से मतलब 12 महीने नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। किसके प्रवाह को, नदी के प्रवाह को, नदी का जो जल बहता है उसको, प्रवाह को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, पर्यटन मतलब घूमना विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या, पर्यटन विकास के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा क्या है, पठारी क्षेत्र है। कितना, देखो ये पूछ सकता है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना हिस्सा, प्रतिशत पठारी क्षेत्र है, तो क्या बताएंगे इसमें, 27%। ठीक है, 27%, इसको भी लगा लेना भाई इंपॉर्टेंट में। ठीक है, इस क्षेत्र में खनिजों, क्या क्या है इसमें, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। मतलब कि इसमें ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अपार हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आगे देखो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये वाला चित्र, क्या है ये, मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र। क्या है, मैदान। देखो इसमें ये दिया हुआ है ब्लू कलर का, ये क्या है, मैदान। पर्वत दिया हुआ है, ये इतना हमारा कितना है, 30% कितना है, पर्वत है। पठार दिया हुआ है हमें 27% और मैदान कितना है, 43%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भू उपयोग करना, तो भूमि का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे हम। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भू उपयोग। चलो पढ़ते हैं हम इसे। क्या बोल रही है, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे कि वन के लिए, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब जो उपलब्ध में नहीं है। ठीक है, जैसे कौन सी, बंजर तथा कृषि अयोग्य, मतलब कृषि के लिए जो योग्य नहीं है वो वाली भूमि। ठीक है, फिर क्या बोला, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे मतलब जो कृषि के लिए काम में नहीं आती वो वाली भूमि। ठीक है, जैसे क्या है, इमारतों में जो काम आती है वो वाली मिट्टी, सड़क में काम आती है वो, और उद्योग में। ठीक है, सेकंड के थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। प्रति भूमि क्या होता है, जिसमें होता है कि एक साल से कम में
खेती नहीं की जाती है वो वाला, ठीक है, खेती की जाती है उससे, ऐसे वाला, खेती ना की गई हो। फिर क्या बोला ये, स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि। स्थायी मतलब जो एक जगह रहते हैं वही चारागाहें, मतलब जो जानवरों को चराते हैं, जो वहीं रहते हैं, वही क्या है, चारागाहें, ठीक है। तब गोचर भूमि, जो भूमि जिसमें कृषि होती है वो वाली, ठीक है। इसका बा, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों, विविध वृक्ष मतलब विभिन्न प्रकार के वृक्ष, ठीक है, पेड़, वृक्ष फसलों, जो वृक्ष द्वारा फसलें होती हैं वो, तथा उपवनों मतलब कि वनों के अधीन भूमि, जो उनके अधीन मतलब जिनके जिसमें ये चीज़ें होती हैं, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। क्या बोल रहा है ये, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, मतलब ये क्या है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होती है, ठीक है। फिर आते हैं सा पर, ये पड़ती भूमि के बारे में, ठीक है। कृषि योग्य भूमि क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि, ठीक है, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई। क्या बोल रहा है, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 4th पॉइंट, क्या है, प्रति भूमि। क्या है, देखो प्रति बताते हैं अभी, वर्तमान प्रति, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई, वो क्या है, प्रति भूमि, ठीक है। क्या है प्रति भूमि, जहाँ एक कृषि वर्ष मतलब कि 1 साल से या उससे कम समय में खेती ना की गई, वो क्या है, हमारी प्रति भूमि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन या पुरानी वाली जो प्रतिभूमि वो कैसे होती थी, जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती ना की, मतलब देखो जो प्रति है, जो वर्तमान प्रति है उसमें क्या होता है, 1 से कम में कृषि ना की गई हो उस पर, वह है प्रतिभूमि। और जो पुरानी वाली थी उसमें क्या था, 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई, वो क्या है, हमारी पुरातन प्रतिभूमि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, शुद्ध निवल। निवल मीन्स क्या होता है, शुद्ध, ठीक है। बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस मतलब कि खेती की गई हो, ठीक है, भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। कौन सा कहलाता है, जिस पर खेती की गई हो और उस पर काटी गई हो, वो क्या कहलाता है शुद्ध निवल क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक, क्या बोल रहा है, 1 साल में मतलब कि एक बार कृषि की गई है, ठीक है, से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल, बोए गए क्षेत्र में मतलब जो शुद्ध निवल, जो एक बार खेती करते हैं जिसमें वो, और जिसमें एक बार से अधिक की गई खेती वो, उन दोनों को क्या बोल रहा है, ये क्षेत्र में जोड़ दिया जाए, उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहला जाएगी, सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। कैसा कहलाता है वो, सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो भाई एक चित्र और दिया हुआ है, ये वाला, क्या दिया हुआ है, सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960 से लेकर 61 तक, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, सामान्य भू उपयोग संवर्ग 2019 से लेकर 2020 तक का। तो इसमें ये देखो दिया हुआ है पिक्चर में कि वन है इसमें 18% और बंजर भूमि दी हुई है इसमें 12% है ना, और गैर कृषि प्रजन के अंतर्गत क्षेत्र हैं इसमें 4.95 और स्थायी ये दिया हुआ है, ठीक है, ये देख लेना भाई। और इसमें 2019 का ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्रोत, क्या स्रोत हैं इसके, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी हम, अब पढ़ेंगे हम क्या, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भारत में जो भूमि के उपयोग के प्रारूप हैं वो पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। भू उपयोग, भूमि का उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें, भू आकृति, जलवायु, मृदा, मानवीय कारक, जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, ये सब क्या है, शामिल है इसमें, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, ये पॉइंट याद कर लेना, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इसको याद कर लेना, कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे क्वेश्चन में भी आ सकता था, इसको भी देख लेना ढंग से, किलोमीटर है। परंतु इसके क्या बोला, ये 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध, कितने, 93% भाग के ही भू उपयोग उपलब्ध हैं, ठीक है। क्योंकि सर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या बोल रहा है ये,
क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांत के जो हैं वो सूचित क्षेत्र के बारे में उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। ठीक है, इसका भी क्या हुआ है, सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। ठीक है, देखते हैं हम क्या क्रियाकलाप। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, भू उपयोग के 2 वृत्त चित्र जो ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, 1.4 की तुलना करके पता लगाएं कि 1960 से 61 और 2019 से 20 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। ये आपका होमवर्क है, ये बताएंगे आप मुझे कल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं आगे हम। ये रहा, चलिए अब क्या बोला, स्थायी चारागाह। ये क्या होता है, स्थायी मतलब जो एक ही जगह पर कृषि करते हैं, अपने जानवरों को पालते हैं, वो क्या स्थायी चारागाह के अंतर्गत भूमि कम हुई है। क्या हुआ, इनके अंतर्गत भी क्या हुई है, भूमि कम हो गई है। ठीक है, पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, बताइए कैसे समर्थ होंगे। ठीक है, और इसके क्या परिणाम हैं होंगे, और इसके क्या परिणाम होंगे कि मतलब जैसे कि चारा का मतलब कि जानवर ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, वो खाएंगे कैसे, चारा कहाँ से आएगा इतना, और इसके क्या परिणाम होंगे ये बताना है। तो देखते हैं क्या है इसमें, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त क्या बोला है, वर्तमान जो प्रतिभूमि जिसमें क्या है 1 साल से कम कृषि की गई हो। ठीक है, अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि क्या है, अनउपजाऊ हैं, जो मतलब कि उपजाऊ नहीं है। ठीक है, और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत क्या है, बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार क्या करता है, बोया जाता है। ठीक है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग कितनी है, ये 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। कितने पर, 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। ठीक है, फिर क्या बोला है, ये शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। ठीक है, जैसे पंजाब और हरियाणा में कितना है, 80%। पंजाब और हरियाणा में कितना है, 80%। ये भी याद कर लेना भाई, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में कितना बताएंगे, 80%। और परंतु अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना है, 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। मतलब इन जगह में क्या है, कम खेती होती है। ठीक है, और इसमें जो क्या है, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा खेती होती है। ठीक है, 80%। चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्या बोला है कि इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करना। ठीक है, ये भी कल बताएंगे अब हम। क्या बोल रहा है कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति क्या है, 1952। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति कब थी, 1952 द्वारा क्या है, निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र क्या है, वंचित हैं। क्या ये वांछित हैं। ठीक है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। क्या है, जो वन के अंतर्गत क्षेत्र है वो बहुत ही कम है। ठीक है, वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर करती है। जो वन के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका किस पर है, इन्हीं क्षेत्र पर निर्भर करती है। ठीक है, भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। ठीक है, फिर क्या, बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, बंजर भूमि में क्या क्या होता है, पहाड़ी चट्टानें होती हैं, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में जिसमें क्या होता है, बस्तियां हैं, सड़कें हैं, रेल लाइन है, उद्योग इत्यादि आते हैं। क्या क्या आते हैं, गैर कृषि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने, मतलब कि जिसको नहीं माना जाता, ठीक है, अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। मतलब कि इनका ज़्यादा अवहेलना होने के कारण क्या हो सकती है, इन पर आपदा आ सकती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें क्या है,
भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, मतलब कि इसको भूमि को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके उपाय जानेंगे हम। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे हम। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे क्या है, पूर्वज करते आए हैं, मतलब जो हमारे पहले के लोग थे वो भी करते हुए आए हैं, तथा भावी पीढ़ी जो इसको मतलब कि यूज़ कर चुकी है, पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी, मतलब जो हम सब हैं ये सब की इसको उपयोग करेंगे। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। किससे? क्या बोल रहा है कि हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग किससे करते हैं? प्राप्त भूमि से। ठीक है। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। क्या बोल रहा है ये कि मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकत क्या है, वो भी उनको भी बल मिल रहा है। ठीक है, उनको भी ताकत मिल रही है कि वो चीज़ें बढ़ जाएं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, जैसे वनों का उन्मूलन होता है, अति पशुचारण, ज़्यादा ही पशुचारण करना, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें भी क्या करा, भूमि का मुख्य भूमिका निभाई है इसने भी निम्नीकरण में। ठीक है, ठीक है, बोल रहा है कि खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। क्या बोला ये, खनन के जैसे कोई काम होता है उसके उपरांत क्या होता है, खदान जो होते हैं वो क्या है, वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है, जिससे क्या हो गया, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड है, मध्य प्रदेश है, इनमें क्या हो गया, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बन गया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण, मतलब बहुत ज़्यादा पशुचारण कर लिया उसमें, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बन गया है, जिससे क्या है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है बहुत। ठीक है, फिर है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई, इसमें क्या हो रही है, अधिक सिंचाई होती है, भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी, ये भी इसके लिए उत्तरदायी हो गया क्योंकि इन्हीं जगह पर हो रहा है, बाकियों में नहीं हो रहा है। ठीक है, अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांतता भी, जो पानी का वो है, पानी भी क्या हो रहा है, उससे वो भी कम हो रहा है वो। ठीक है, जल क्रांतता भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी, मतलब ये भी क्या है, इसके लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में क्या हो रही है, लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। क्षारीय मतलब खट्टापन, मतलब कि जैसे नमक, नमकीनपन, जैसे कि समुद्र में से पानी होता है ना, उसका वैसे लवण बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है ये, खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, मतलब खड़िया मृदा, जैसे खड़िया वैसी सूखी मिट्टी होती है वैसे वाली। ठीक है, और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में क्या धूल विसर्जित होती है, जैसे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, मतलब कि रुक जाती है। जल तो क्या होता है, जल मृदा की जो जल सोखने की प्रक्रिया क्या होती है, अवरुद्ध होती है, रुक जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो फैक्ट्री वैक्ट्री से गंदा पानी आता है उससे क्या होता है, अपशिष्ट जो अधिक खराब पानी है पदार्थ, भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत बन गए हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो जल आ रहा है, मतलब कि फैक्ट्रियों से, मशीनों द्वारा, ये इन चीज़ों से क्या आ रहा है, पानी जो खराब दूषित हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, अपशिष्ट पदार्थ और भूमि जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। इससे भी क्या हमारे जल प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर क्या बोल रहा है ये कि भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। ठीक है, जैसे वनारोपण, वनों को काटने से रोका जाए। ठीक है, और चारागाहों का उचित प्रबंधन हो, इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। ठीक है, और पेड़ों की रक्षा करें, उन्हें काटे ना ज़्यादा। मेखला मतलब शेल्टर बेल्ट। ठीक है, पशुचारण में नियंत्रण हो, और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। क्या बोल रहा है ये कि पेड़ों की रक्षक मेखला
पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को, रेतीले टीले जो है क्या, उनके कांटेदार झड़े लगाकर, ठीक है, उनमें कांटेदार झड़े लगाकर स्थिर बनाने, ठीक है, उनको रोक दिया जाए, वहीं पर स्थिर कर दिया जाए, बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि के कटाव को क्या है, उसकी रोकथाम हो सकती है और शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। फिर क्या बोल रहा है ये कि बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन, नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्कार करके के पश्चात विसर्जित, मतलब कि विसर्जित निकाल कर करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, किसको, जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक सारा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। बाकी टॉपिक हम ये जो है क्या है, ये मृदा संसाधन, ये हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए यहीं पर इस चैप्टर को, मतलब इसी टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए सभी को धन्यवाद, मिलते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो चलते हैं हम, धन्यवाद, बाय बाय।